नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण से जो अम्ल वाला पार्ट है उसकी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने लिखा हुआ है अम्ल भाग से बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को समझने से पहले आप जो अम्ल वाला भाग हमने पढ़ा रखा है आप एक बार उसे जरूर देख लीजिए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के लिए जो पूछे जाते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। पहला प्रश्न आपके पास। तो अम्ल की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, अम्ल बोला जाता है। ठीक है, तो स्वाद में खट्टे होंगे, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम अम्ल बोलते हैं। सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता, या क्यों इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, शुष्क का मतलब है कि जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि शुष्क अवस्था में HCl से H प्लस आयन अलग नहीं हो पाते हैं। अम्लीय विकार के लिए H प्लस आयनों की उपस्थिति अनिवार्य है, जो केवल जल की उपस्थिति में ही संभव है। तो अगर कोई गैस शुष्क है तो इसका मतलब है उसमें जल का अभाव है, जल की अनुपस्थिति है। और अगर जल की अनुपस्थिति होगी तो कोई भी जो भी अम्ल है वो बिना जल के H प्लस आयन नहीं देता है, तो इसीलिए जो शुष्क लिटमस पत्र है उसका रंग नहीं बदलता है। आगे है तनुकरण किसे कहते हैं। तनुकरण मतलब होता है डाइल्यूशन। बड़ा सिंपल है, तनुकरण मतलब पानी को मिलाना। तो जल में अम्ल मिलाने पर आयन की सांद्रता जो H प्लस आयन है इसकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो कमी आती है उसी को क्या बोला जाता है, तनुकरण बोला जाता है। तो तनुकरण का मतलब है कि जो भी शुद्ध अपने शुद्ध रूप में है उसमें जब आप पानी मिला देते हो तो उसकी सांद्रता कम होने लगती है, उसी को बोला जाता है तनुकरण करना। ठीक है, तो उम्मीद आपको 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे। आगे आपके पास है, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से स्रावित होता है। तो बड़ा आसान है, ये होता है HCl, जो खाना पचाने में सहायता करता है। ठीक है, आगे है सिरका और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। आपको एक टेबल बताई थी मैंने, उसमें सारे अम्ल हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर देखिए। फिर इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, दही और खट्टे पदार्थों में अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल पीतल एवं तांबे की सतह से अभिक्रिया करके विषैले यौगिक क्या बनाता है, लवण बनाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, जब भी कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, और जो लवण होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, विषैली होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। आगे आपके पास है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो कभी भी अम्ल की बात आए और विद्युत की चालन की बात आए तो आपको ध्यान रखना है H प्लस आयन की उपस्थिति के कारण। तो जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो वह आयनीकृत होकर हाइड्रोजन या मुक्त हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इन मुक्त आयनों की गतिशीलता के कारण ही जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। सिंपल आप लिख सकते हो, क्योंकि जलीय विलयन में अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जो विद्युत चालन के लिए सहायता करता है या सहायक होता है। आगे आपके पास है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो बड़ा सिंपल है, प्रबल अम्ल मतलब हो गया जो जल में पूरी तरीके से आयनीकृत होता है, मतलब पूरा आयनीकृत हो जाता है और अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है, जैसे हो गया HCl, जैसे हो गया H2SO4। ठीक है, तो ये 2 अम्ल हैं। एक और होता है HNO3, वो भी प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है।
आगे है दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, और अगर आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे तो कम मात्रा में H+ आयन देंगे, उसी को बोला जाता है दुर्बल अम्ल। आगे आपके पास है अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो बहुत डिटेल में मैंने इसकी बात करी थी, और बहुत शॉर्ट में आप आंसर यहाँ से देख सकते हो। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर यह कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यदि सांद्र अम्ल में जल डाला जाता है तो अचानक उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा के कारण मिश्रण छलक कर बाहर आ सकता है और हम जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण जो कांच का पात्र है वो टूट भी सकता है। इसीलिए हमेशा जल में धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल मिलाना चाहिए। समझ गए? ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो ये है इसका आंसर, सटीक जितना आप पूछिए वो। आगे आपके पास है क्या होता है जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है। एक उदाहरण और रासायनिक समीकरण दीजिए। बड़ा सिंपल है, जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे जिंक को आप सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा जो कि लवण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये है प्रश्न संख्या 10। अगला आपके पास है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच कैसे की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्सर्जित जो भी गैस उत्सर्जित होती है, तो उत्सर्जित गैस के पास जब जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली ले जाई जाती है तो वह पॉप की ध्वनि के साथ, मतलब फटक जैसे पॉप की ध्वनि होती है के साथ जलती है। यह परीक्षण सिद्ध करता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो जब भी गैस निकलती है तो आप अगर उसके सामने मोमबत्ती ले जाओ या माचिस की तीली ले जाओ तो जो आवाज आती है वो पॉप की आवाज आती है, पॉप की ध्वनि के साथ वो जलता है। तो यही उसकी जांच है। आगे है गंधीय सूचक क्या है, अम्ल के साथ इनका व्यवहार कैसा होता है। देखिए अभी हमने सूचक वाला पार्ट कवर नहीं किया हुआ है, बट जल्दी हम सूचक वाला पार्ट कवर करेंगे। बट क्योंकि ये अम्ल से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। गंधीय सूचक का मतलब होता है वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे बोलते हैं गंधीय सूचक। समझ पा रहे हैं आप? जो भी अम्ल या क्षार होगा उसके माध्यम में जो पदार्थ है, जिन पदार्थों की गंध बदलती है तो उसे बोला जाता है गंधीय सूचक। उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज हो गया, लौंग हो गया, तेल हो गया, वनीला हो गया। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में प्याज या वनीला की गंध नष्ट नहीं होती है, वैसे की वैसी बनी रहती है। ठीक है, तो ये है गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अम्ल अम्लों के मुख्य रासायनिक गुणधर्म का वर्णन कीजिए उचित समीकरण के साथ। देखिए अम्लों के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो पहला है धातु के साथ अभिक्रिया, ये हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है। धातु के साथ अभिक्रिया मतलब जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है जब, तो ये लवण बनाता है, जल के अणु इनसे बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो आपको दिख रहा होगा पहला वाला धातु कार्बोनेट है Na2CO3, ये धातु कार्बोनेट है। जब इसे हम अम्ल में डालेंगे तो ये बनाएगा। दूसरा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसे अम्ल में डालेंगे तो बनाएगा लवण NaCl प्लस जल और साथ में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, आगे है जब ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो इसलिए ये अभिक्रिया करने पर लवण और जल देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा CuO कॉपर ऑक्साइड काला होता ही, जब इसमें HCl डाला जाता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है, नीले हरे रंग का होता है और जल के अणु से बाहर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके दो उदाहरण आपको लिखने हैं। ये आपके NCERT में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बड़ा सिंपल है,
जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, मतलब उदासीन कर देते हैं, और लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल है, अम्ल की हम क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और जल बनाएगा, और कुछ मात्रा में इसमें ऊष्मा भी निकलती है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे बोलते हैं हम। इसमें हमने NaOH डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनाएगा लवण, सोडियम क्लोराइड और जल। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, कभी भी लास्ट में OH है तो उसे हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, क्योंकि K पोटेशियम होते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा पोटेशियम सल्फेट और जल के अणु। ठीक है, आ गया इसमें दैनिक जीवन में पीएच मतलब अम्लता के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। बड़ा सिंपल है। पहला है पाचन तंत्र। तो हमें पता है हमारा पेट भोजन पचाने के लिए HCl उत्पन्न करता है। अपच की स्थिति में पेट में अत्यधिक अम्ल बनता है, जिससे जलन और दर्द होता है। इसे ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड। आपको बताया था मैंने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये तो है पहला। दूसरा दंत क्षय। मुंह के पीएच मान जब 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेबल संक्षारित होने लगते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं। बैक्टीरिया भोजन के बाद मुंह में बचे शर्करा को अपघटन करके अम्ल बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप भोजन करते हो, जैसे विशेषकर रात को, तो उसके बाद आपको टूथपेस्ट जरूर करना चाहिए, ताकि आपके मुंह में कोई भी भोजन ना बचे, जिससे बैक्टीरिया उन्हें खाना शुरू कर दे और आपके दांत खराब हो जाए। ठीक है, और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? तो दंत क्षय से बचने के लिए हम क्षारीय प्रकृति का टूथपेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, आगे है पौधा और मिट्टी के लिए। तो मिट्टी में अधिक अम्लीय होने पर फसलें अच्छी नहीं होती है, जिसे दूर करने के लिए मिट्टी में बिना बुझा चूना CaO या बुझा हुआ चूना मिलाकर उसके पीएच को संतुलित किया जाता है। आपने सुना होगा, किसानों को कहा जाता है कि अपनी जो मिट्टी है उन्हें टेस्ट करिए आप। उन्हें टेस्ट करने का मतलब है कि हम जो मिट्टी होती है उसकी प्रकृति को जानना चाहते हैं, तो वो अम्लीय माध्यम का है या क्षारीय माध्यम का है। अगर मिट्टी अम्लीय माध्यम में है तो हम जो उसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मतलब जो खाद मिलाते हैं, वो क्षारीय प्रकृति की होती है, ताकि एक दूसरे को वो उदासीन करते हैं। और अगर मिट्टी क्षारीय प्रकृति की है तो अम्लीय प्रकृति की हम उसमें खाद मिलाते हैं, क्योंकि जो पौधे और मिट्टी के लिए पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए, 7 के आसपास होनी चाहिए। अगला आपके पास है आत्मरक्षा में जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, जिसके कारण दर्द होता है या जलन होती है। तो डंक मारे गए स्थान पर अगर आप बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक लगाएंगे तो उससे राहत मिलेगी, क्योंकि मेथनोइक अम्ल है। तो अम्ल में हम जैसे ही क्षार डालेंगे तो उसे उदासीन कर देगा और हमें जलन से या दर्द से छुटकारा मिलेगा या राहत मिलती है। ठीक है, तो ये था आपके पास टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।